दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। हमारी जो एक सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम एक बेहतरीन केमिस्ट्री का टॉपिक, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपके 11th स्टैंड में, सेकंड ग्रेड में और जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक रहता है उसमें 3-4 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। अभी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करवा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो सबसे पहले क्या पहचान होती है आयनिक इक्विलिब्रियम की? तो अगर आपका एक इलेक्ट्रोलाइट यानी नॉन आयनाइज पार्ट और आयनाइज पार्ट के बिटवीन जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम एक और आपका अनआयनित भाग होगा और एक तरफ क्या होगा? आयनित भाग होगा। यानी एक नॉन आयनाइज पार्ट और आयनाइज पार्ट, इनमें जो इक्विलिब्रियम होता है उसे आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर वही आयनिक इक्विलिब्रियम शो कर सकता है जो आयंस में ब्रेक होता है, और आयंस में जो ब्रेक होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोलो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, यानी किसी भी टॉपिक को अगर बेहतरीन करना है तो पहले आपका थोड़ा बेस तैयार होना चाहिए। क्लियर? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इधर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो जो आयंस में ब्रेक नहीं होता है उसे हम विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। बोलो क्लियर? ओके, विद्युत अनअपघट्य। ओके, जो मैंने कहा आयंस, ठीक है, में ब्रेक डिसोसिएट नहीं, ओके, होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे C6H12O6 है। बोलो क्लियर? C12H22O11 है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, एथिल एल्कोहल है, ओके, यूरिया है, NH2CO डबल बॉन्ड NH2। हमारा इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं इनसे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब आयन में तो उठेगा ही नहीं, तो इस चैप्टर में वो कोई काम नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य की बात करें तो जो आयंस में क्या होते हैं वो ब्रेक, ओके, बोलो डिसोसिएट, बोलो इन आयंस। क्लियर? जो किस में टूटते हो? बोलो आयनों में। क्लियर? आयनों में, आयनों में क्या होने वाले हो? वियोजित। क्लियर? ओके, आयनों में वियोजित, ठीक है। और ऐसे कौन होते हैं? तो कैटेगरी देखें तो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट्स, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अम्ल, सार और लवण, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को बहुत अच्छा करना है तो पहले हमें एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है? दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम यहाँ पर बेसिक में देखें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, तो जब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे तो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होता है? बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर? ये प्रबल, मैंने कहा विद्युत अपघट्य। क्लियर? और एक तरफ क्या है? बोलो दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो 100% मतलब डिसोसिएट दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया इट मीन डिसोसिएट होंगे। जो बोलो मैंने कहा 100% क्या होते हो? वियोजित। क्लियर? ओके, या मैं बोलूँ जिसका एल्फा क्या हो? 100%, या मैं बोलूँ जिसका एल्फा क्या हो? 1। ओके, तो ऐसे कौन होते हैं? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर? ओके, इसी तरह से मैंने कहा जो जिसका कुछ भाग, ओके, सम पार्ट डिसोसिएट होता है, जिसका कुछ भाग, ओके, क्या होता हो? वियोजित। क्लियर? ओके, मैंने कहा सम पार्ट, ठीक है, क्या होता हो? डिसोसिएट। क्लियर? और जिसका एल्फा हम बोले लेस देन 100% या जिसकी वैल्यू एल्फा लेस देन 1 हो, तो ऐसे होते हैं वीक एसिड और वीक बेस। अगेन हमें पता चला
कि हमें जब तक वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, अलग अलग टाइप के सोल्ट, इनका नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अप्रोच नहीं बना सकते। तो मैं सबसे पहले इन्हीं तीनों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफ एसिड्स, क्लियर, अम्लों का वर्गीकरण, क्लियर, तो अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी सामर्थ्य के आधार पर, क्लियर, सामर्थ्य के आधार पर, ओके। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जब देखते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% डिसोसिएट होंगे, वीक एसिड जो जिसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, लेस देन 100%। ऐसे कौन है? तो देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको स्ट्रॉन्ग एसिड की नज़र से देखा जाता है। उसमें HClO4, HNO3, H2SO4, बोलो HI, HBr, HCl एटसेट्रा, ओके। और बाकी रिमेनिंग वीक एसिड होंगे, जैसे मैंने लिखा H2CO3, CS3COH, ओके, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH, HCN, H3PO4, H3PO3, H3PO2, बोलो क्लियर, ओके, एटसेट्रा। अब एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं करना है, इतना ध्यान रखो कि अगर किसी एसिड का अल्फा गिवन है तो 100% वो वीक है, और इफ अल्फा नॉट गिवन तो स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मैंने HCl को बोला, अगर एग्जामिनर बोल देता है HCl का 50% डिसोसिएट होता है तो डेफिनेटली HCl क्या बन जाएगा, बोलो वीक एसिड बन जाएगा, ओके। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस, क्लियर, ओके, बेसिस ऑफ रिलीज नंबर ऑफ H प्लस आयंस, क्लियर, H प्लस आयन त्यागने की संख्या के आधार पर, H प्लस आयन, ओके, त्यागने की संख्या के आधार पर, क्लियर। तो इस बेसिस पे देखें तो दोस्तों जो आपका एसिड्स होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लियर। एक होता है मोनो बेसिक एसिड, क्लियर, ओके। एक होता है डाई बेसिक एसिड, क्लियर, ओके। और एक होता है ट्राई बेसिक एसिड। आपको हमेशा सफिक्स देखना है कि लास्ट में क्या आता है, ट्राई बेसिक एसिड, ओके। और इनको ये नाम क्यों दिए गए, ये क्यों आता है वर्ड, अभी बताऊंगा। एक क्षारीय अम्ल, ये होता है द्वि क्षारीय अम्ल, और ये होता है त्रि क्षारीय अम्ल, ओके। हमारा बेस कहता है कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रिलीज H प्लस, ओके। तो जो एक H प्लस रिलीज करता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो इस मोनोबेसिक एसिड में आएगा। जो 2 रिलीज करता हो और जो 3 करता हो वो इधर आएगा, क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मैंने कहा हर वो एसिड जो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, एक रिलीज करता हो, वो सब इधर आएंगे, चाहे HClO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे HCl हो, HF हो, HBr हो, HI हो, HCN हो, CS3COOH हो, HCOOH हो, क्लियर, ओके। या फिर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ H3PO2 हो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखते 3 है, रिलीज एक ही करता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। उसके बाद जो 2 रिलीज करते हैं, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे H2CO3 हो,
या H3PO बोलो आपका 3 हो, ओके। फॉस्फोरस एसिड, ये भी बोलो दिखते 3 है लेकिन रिलीज 2 ही करता है। और इधर एग्जाम्पल की बात करें तो H3PO4, बोलो क्लियर। तो हमने देखा कि ये क्लासिफिकेशन अलग है और इससे पहले वाला क्लासिफिकेशन अलग है। अब यहाँ पर दोनों क्लासिफिकेशन जानने के बाद अगर हम स्पेशल नोट देखें कि एक आया है बोलो हमारा H3PO बोलो आपका 4, क्लियर। एक आया है H3PO3 और एक है H3PO2, ओके। एक तो इनका केमिकल नेम क्या है, ओके, केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक ही बात होता है। इसका नाम होता है फॉस्फोरस, ओके, एसिड। और इसका नाम होता है हाइपो फॉस्फोरस एसिड, क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखें इनकी स्ट्रक्चर देखें तो आपको मैंने कहा कि 3 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो एक तो डबल बॉन्ड से और बाकी 3 ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब केमिस्ट्री कहता है कि ऑक्सीजन वही रिलीज होता है जो एक्टिव होता है, रिएक्टिव वही होता है जो हाई ईएन एटम से जुड़ा होता है। तो हमने देखा यहाँ 3 के 3 H एक्टिव होंगे तो 3 H प्लस रिलीज होंगे, क्लियर, ओके। इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर देखे तो हमने देखा ऑक्सीजन कितने हैं बोलो 3, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 3। तो डेफिनेटली ये 2 ऑक्सीजन ऐसे रिलीज हो गया 1 H। तो क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से भी जुड़ेगा तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन कितनी जगह है, 2 H प्लस रिलीज करने की। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, डाई बेसिक एसिड का, क्लियर। इसके अंदर बोलो आपका 2 ही ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। और ये एक ही H प्लस रिलीज कर पाएगा क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन केवल एक जगह ही है, ओके। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से आपको मैंने एक एसिड का कॉन्सेप्ट बताया। अब अगर हम बेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की बात करें, क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफ बेस, तो वही 2 बेस होंगे। पहला हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य के आधार पर, क्लियर। क्या लिखा मैंने बोलो यहाँ पर, सामर्थ्य के बोलो आधार, ओके, पर। सामर्थ्य के आधार पर देखें तो यहाँ पर बेस 2 तरह के होंगे। एक होगा बोलो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होगा वीक बेस, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है जो वही 100% जो टूटता है, और वीक वो होता है जिसका कुछ पार्ट यानी लेस देन 100% टूटता है। बोलो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनको स्ट्रॉन्ग बेस की नज़र से जाना जाता है, वो NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम को छोड़कर रिमेनिंग, और सेकंड ग्रुप में बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, ओके। रिमेनिंग सारे इधर होंगे, चाहे LiOH हो, MgOH होल क्वाइस 2 हो, बेरिलियम OH होल क्वाइस 2 हो, कैल्शियम OH होल क्वाइस 2 हो, स्ट्रोंशियम, क्लियर, ओके। बोलो स्ट्रोंशियम, मैंने कहा SrOH होल क्वाइस 2 हो, क्लियर, NH4OH हो, AlOH होल क्वाइस 3 हो, ऐसे, क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज, क्लियर, OH माइनस आयन, क्लियर, ओके, यानी OH माइनस आयन, OH माइनस आयन त्यागने की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो बेस इसमें भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक
ओके बेस, और मैंने कहा एक होता है, अगेन सफिक्स देखना है, डाई एसिडिक बेस, क्लियर। और तीसरा होता है ट्राई एसिडिक बेस, क्लियर। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है एक बोलो आपका अम्लीय क्षार, ओके, ये क्या है, द्वि अम्लीय क्षार, और ये क्या है बोलो, त्रि अम्लीय क्षार, क्लियर। अगेन अकॉर्डिंग टू बेस हमें पता चल गया कि जो यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ रिलीज OH माइनस, तो यहाँ पर 1 या 2 और यहाँ पर 3। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगेन इसमें हमें वीक स्ट्रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, हर वो बेस जो एक रिलीज करता है वो सब इधर आएगा, चाहे वो लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो, NH4OH हो, ओके एटसेट्रा। हर वो जो दो रिलीज करता है, चाहे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो, हर वो जो कि दो रिलीज करता है वो सब इधर आएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, क्लियर। ओके, और इसी तरह से 3 रिलीज करने वाला इधर आएगा, चाहे AlOH होल क्वाइस 3 हो, FeOH होल क्वाइस 3 हो। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक बार एसिड और बेस का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताया, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पे टिका हुआ है, क्लियर। LA 2015 के अंदर एक बार क्वेश्चन आया, बोलो क्लियर, कि BOH होल क्वाइस 3 होता है, क्लियर, यानी BOH होल क्वाइस 3 इज, पहला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, बोलो क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको कभी धोखा नहीं खाना है, ये BOH होल क्वाइस 3 है, क्लियर। तो एक्चुअली BOH होल क्वाइस 3 एक्चुअली H3BO3 यानी बोरिक एसिड होता है। क्या होता है बोलो, बोरिक एसिड, क्लियर। ओके, ये तो श्योर हो गया कि जो मैंने दिया वो बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल है इसका मतलब हुआ कि ये बेस तो हो ही नहीं सकते। अब रही बात वीक और स्ट्रॉन्ग की, तो आपको मैंने बता दिया गिने चुने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सब वीक होते हैं, बोलो क्लियर। तो आपको दो क्लासिफिकेशन से ये पता चला। अब हमने देखा कि हमने एसिड को जान लिया, बेस को जान लिया, तो हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा, सॉल्ट्स के बारे में, क्लियर। तो आप जानते हो एसिड ओके प्लस बेस मिल करके जब सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो आपको मैंने कहा इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन हमेशा किस रिएक्शन से होता है, उदासीनीकरण ओके अभिक्रिया द्वारा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन मैंने कहा रिएक्शन ओके द्वारा होता है। अब हमने देखा कि एसिड के दो क्लासिफिकेशन देखे, बेस के दो देखे, तो सॉल्ट के भी कितने होंगे, दो। अगर हम देखें यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, क्लियर, लवणों का वर्गीकरण देखें, का वर्गीकरण, क्लियर। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, क्लियर। ओके, रासायनिक संगठन के आधार पर देखते हैं हम, बोलो क्लियर। मैंने कहा रासायनिक संगठन ओके के आधार पर अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखेंगे तो सोल्ट तो हमेशा एसिड और बेस से मिलके बना होता है। तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनाओ सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बनाओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनाओ, या वीक एसिड वीक बेस से मिलके बनाओ। यानी यहाँ पर सोल्ट की 4 पॉसिबिलिटीज होती है, बोलो क्लियर। ओके, 4 पॉसिबिलिटीज क्या है, तो आपको मैंने कहा
1 2 3 और 4। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ओके। एक मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट्स केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और एक आपका नंबर 4 वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स, ओके। 4 तरह की पॉसिबिलिटीज है, 4 तरह के क्लासिफिकेशन है, बोलो क्लियर, ओके। अब अगर आपसे मैं कहूँ हमें एसिड और बेस का नॉलेज अच्छे से है तो हमें यहाँ चारों टाइप के बोलो सॉल्ट के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन में एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड बेस मिलाओ और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दो, क्लियर। NaCl, KCl, Na2SO4, अरे K2SO4, ओके। मैंने कहा K2SO4, ओके। बोलो NaClO4, अरे KClO4 एटसेट्रा, बोलो क्लियर। उसके बाद अगर किसी भी सॉल्ट को चेक करना हो वापस वाटर से रिएक्शन करा दो तो एसिड और बेस मिल जाएंगे और हमें उनको देख के पता लगा सकते किस टाइप का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करेंगे, NH4Cl, MgCl2, CaCl2 एटसेट्रा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो आपको मैंने कहा कि आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। बोलो CH3CONa सोडियम एसीटेट, बोलो CH3COK HCONa HCOK, ओके एटसेट्रा। इसी तरह से वीक एसिड वीक बेस की बात करें तो आपको मैंने कहा CH3CONH4, ओके HCONH4, ओके NH4CN, बोलो एटसेट्रा। ये मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया है ये केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बताया है। अब आ जाते हैं हम बोलो किस पे, मैंने कहा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मैंने कहा ऑन द ओके बेसिस ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन विशिष्ट पहचान के आधार पर, क्लियर। अगर हम विशिष्ट पहचान के आधार पर करें, विशिष्ट पहचान के आधार पर, ओके, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट जो होते हैं वो इस बेसिस पे 6 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ओके, न्यूट्रल सॉल्ट उदासीन लवण। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ओके, अम्लीय लवण, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा एक होता है बेसिक सॉल्ट, ओके, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 तो ये हो गए, मिक्स सॉल्ट मिश्रित लवण और ड्यूल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर 5 ड्यूल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्लियर। इस तरह से 6 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ओके। उदासीन लवण, उदासीन लवण इसी को कहते हैं अम्लीय लवण, इसको कहते हैं क्षारीय लवण। ये होता है मिश्रित लवण, ओके। ये होता है द्विक लवण और इसी तरह से बोलो जटिल लवण, क्लियर। सबका नाम में ही उसकी पहचान है, क्लियर। जैसे मैंने कहा न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं, जो और आगे H+, ओके, या OH-, क्लियर, नहीं बोलो त्याग, बोलो त्यागते हो, क्लियर। जैसे NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, बोलो Al2SO4 होल क्वाइस 3 है, बोलो ऐसे जो और रिलीज नहीं करते हैं। बट इसी के बीच आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, ओके,
कि Na2HPO3 ये भी न्यूट्रल का एग्जाम्पल होगा, NaHPO2 NaH2PO2 ये भी इसी का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि H3PO3 दो ही रिलीज करता है, दो वो कर चुका है, और H3PO2 एक ही रिलीज करता है, एक वो कर चुका है, इसलिए वो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। और जो मैंने कहा और आगे, क्लियर, ओके, क्या फर्दर रिलीज कर सकते हो H+, वो सब क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको यहाँ पर NaHSO4 KHSO4, बोलो NaH2PO4 NaH, क्लियर, ओके, 2PO3, ये आपने देखा कि 3 रिलीज करता है, अभी एक ही किया और कर सकता है, ये 2 करता है, एक किया और कर सकता है, तो ये एसिडिक के होंगे। और जो और आगे क्या रिलीज कर सकते हो, OH-, बोलो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा Mg, ओके, OH MgOHCl, सोल्ट तो बन गया है लेकिन और रिलीज कर सकता है, CaOHCl, ओके। मिक्स सोल्ट का मतलब होता है 2 टाइप ऑफ एसिड एंड 1 टाइप ऑफ बेस, या 1 टाइप ऑफ एसिड एंड 2 टाइप ऑफ बेस। जैसे मैंने लिखा NaKSO4, ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्स सोल्ट का, क्योंकि NaOH और KOH का H2SO4 से रिएक्शन करने से बना है। इसी तरह से मैंने कहा MgClBr, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, मिक्स सॉल्ट का। तो हम जब इन एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी मिक्स सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मिक्स सॉल्ट को, ओके। ड्यूल सॉल्ट का मतलब है, मैंने कहा मिक्सचर, ओके, ऑफ 2 न्यूट्रल सॉल्ट, क्लियर, 2 न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा K2SO4 Al2SO4 होल क्वाइस 3 और 24H2O, ये एलम फिटकरी का एग्जाम्पल है, जिसमें ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, दोनों साथ में है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो पता चल ही जाता है, सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके एग्जाम्पल होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के, जैसे K4FeCN6। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको जो हमारा बेस है, एसिड बेस और सॉल्ट, उसको मैंने अच्छे से समझाया, क्योंकि इन्हीं से हम जो हमारे इस चैप्टर में 4 चीज़ें निकालने की, स्टडी करने की है, चाहे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हो, चाहे आपका बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो, चाहे आपका पीएच का क्वेश्चन हो, क्लियर, चाहे केएसपी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सोलिबिलिटी में रिलेशन हो, इन सब के लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस और सॉल्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, बेस अच्छा नहीं होगा तो चीज़ें नहीं सीख पाओगे। हर चैप्टर की अपना बेस होता है, हर चैप्टर के अपने ट्विस्ट और अपनी कहानी और अपने लॉजिक होते हैं, किसी भी चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हर चैप्टर का जो बेस होता है वो तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, ओके। तो बेस मैंने बना दिया है, अब हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 चीज़ें सीख रहे हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा, जिसमें मैंने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में अच्छे से बताया, क्लियर। अब आपको मुझे सबसे पहले कुछ और बेसिक बातें, जैसे आर्हेनियस का नियम, क्लियर, ओके। आर्हेनियस लॉ क्या होता है वो बताना है। आर्हेनियस वो पर्सन था जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम अपना लॉ दिया और अपने नियम में 3 बातें बताई, क्लियर। सबसे पहली बात बताई इन्होंने कि आयनिक साम्य, क्लियर, ओके, आयनिक साम्य यानी आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके, में भी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया, ओके, का नियम, बोले तो लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर, को लागू किया जा सकता है, क्लियर।
या लगाया जा सकता है, बोलो लगाया जा सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक इन ए प्लस और बी माइनस, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है यहाँ बिंदास आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बना सकते हो, और वो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम कर सकते हैं, ऐसा आर्रेनियस ने बोला है। दूसरा आर्रेनियस ने अपना एक पॉइंट दिया कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सॉल्यूशन की, उसकी विलयन की जो चालकता होगी वो उसके आयनों की संख्या के समानुपाती होगी। यानी विद्युत अपघट्य के विलयन, बोलो की चालकता, क्लियर, चालकता, ओके, वो क्या होगी, आयनों की संख्या, क्लियर, आयनों की संख्या के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंडक्टेंस, ओके, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आइंस, क्लियर, ओके, नंबर ऑफ आइंस। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर हम तीसरी बात की बात करें इस बोलो टॉपिक के अंदर, ओके, और ये वाला सेकंड पॉइंट कैसे काम आ सकता है, जैसे सपोजेड आपसे कोई कहे कि निम्न में से किस विद्युत अपघट्य, ओके, के विलयन की चालकता, क्लियर, ओके, चालकता उच्चतम होती है, ओके, उच्चतम होती है, और आपको दे दिए 4 इलेक्ट्रोलाइट NaCl, ओके, एक दे दिया K2SO4, एक दे दिया आपको AlCl3 और एक दे दिया आपको Al2SO4 होल क्वाइस 3। तो बस 4 ऑप्शन के अंदर जिसमें नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होंगे वही हमारा आंसर होगा। जैसे सपोजेड NaCl है तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है तो नंबर ऑफ आइंस कितने हैं, 2, क्लियर। यहाँ पर K2SO4 है जो कि 2K प्लस और SO4 -2 में टूटेगा तो नंबर ऑफ आइंस कितने हुए, 3। AlCl3 है जो कि Al प्लस 3 और 3Cl माइनस में टूटता है तो नंबर ऑफ आइन कितने हुए, 4। और इसी तरह से मैंने आपको कहा कि Al2SO4 होल क्वाइस 3 है जो कि 2 बोलो आपका Al प्लस 3 और 3SO4 -2 में टूटेगा तो नंबर ऑफ आइन कितने हुए, 5। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जिसमें नंबर ऑफ आइन सबसे ज़्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर हम आर्रेनियस के लॉ से दे सकते हैं। इसी तरह से आर्रेनियस ने अपने लॉ में एक और बात कही थी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसको आयनों के कारण होती है। जैसे आज हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ब्लू कलर का कहते हैं तो वो ड्यू टू कॉपर प्लस 2 आयन होता है, क्लियर। विद्युत अपघट्य के विलीनों के गुणधर्म, क्लियर, गुणधर्म, ओके, बोलो आयनों के कारण, ओके, ड्यू टू आइंस, क्लियर, ड्यू टू आइंस, ओके, होते हैं, ओके। तो आई होप आपको आरएनएस की तीनों बातें अपने नियम की समझ में आई होगी। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पर, बोलो मैंने कहा ऑस्टवाल्ड तनुता का नियम, ओके, ऑस्टवाल्ड डायलिटेशन, ओके, लॉ। अगर हम इस बात की बात करें ऑस्टवाल्ड, ओके, की तनुता, क्लियर, का नियम, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका नियम जो है, पहली बात तो ओनली वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ही ये नियम दिया गया है। केवल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दुर्बल, ओके, विद्युत अपघट्य, बोलो के लिए, बोलो ये नियम दिया गया है क्योंकि वही उनका ही कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है। और इनका स्टेटमेंट क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्लियर, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन, ओके, की जो मात्रा है यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर, ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोलो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक
इलेक्ट्रोलाइट जो है, बोलो क्लियर, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो यहाँ पर डायलिटेशन के रूट के, बोलो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एल्फा, अर्थात क्या कहना चाहता हूँ, ओके, इट मीन्स बोलो आपका एल्फा, ओके, एल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ओके, इसी को हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए इसको हम एल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी कह सकते हैं। यानी अल्टीमेटली मुझे ऑस्टवाल्ड का लॉ क्या कहना चाहता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम जितना डायलेटेड करेंगे उसका डिसोसिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। बोलो क्लियर, ओके। तो आई होप आपको ऑस्टवाल्ड का नियम समझ में आया होगा। बहुत सी बार ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, ओके, तो आपको ये मैंने एल्फा किया और ये वी किया, तो ये तो ऐसा ही आएगा क्योंकि ऑस्टवाल्ड का लॉ ही ये कहता है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ऑस्टवाल्ड के अंदर ही ग्राफ पूछता है, लेकिन वो यहाँ पर एल्फा और यहाँ वी की जगह क्या कर देता है, बोलो आपको मैंने कहा सी कर देता है, तो उस केस में ग्राफ ऐसा आएगा क्योंकि बोलो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है और वी और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका एल्फा भी क्या हो जाएगा, रूट सी। बात समझ में आई बोलो आपको। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको इंक्रीज करूँगा तो इसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर यही ग्राफ मैं ऐसा कर देता हूँ या एल्फा और या 1/√c, तो ग्राफ वापस अगेन ऐसा ही आएगा। मतलब मैंने आपको एक ही ऑस्टवाल्ड के 3 तरह के ग्राफ बनाए, डिपेंड करता है कि ग्राफ किसके किसके बिटवीन पूछा है। तो आइए आपको ऑस्टवाल्ड का भी नियम समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ बेसिक बातें कि के बी और के डब्ल्यू, ये भी हमारे बहुत काम आते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। के जो होता है उसको बोलते हैं दुर्बल, ओके, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर क्या होता है, बोलो डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर, ओके, कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्लियर, ओके, वीक एसिड, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक। क्लियर, ओके। अगर ये AH है तो अगर इसका कुछ पार्ट टूटेगा, क्लियर, ओके, तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर जो K आएगा वो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, ओके। अगर हमने कहा कि यहाँ पर भी हम लो मास एक्शन लगा सकते हैं तो हम सोल्व करते हैं, तो ये K इजिकल टू सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा आता है। बोलो क्लियर, ओके। इफ मैंने कहा एल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो मैथ्स कहता है, बोलो क्लियर, इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर के ए इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर, यानी के होता किसका, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसी तरह से के बी क्या होता है, तो मैंने कहा दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक। क्लियर, ओके, यानी क्या बोलेंगे कि बोलो यहाँ पर डिसोसिएशन, ओके, कांस्टेंट ऑफ, मैंने कहा वीक बेस। बोलो क्लियर, ओके। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे ये BOH है, ओके, ये B प्लस और OH माइनस, अगर हम देखें इसके इनिशियल, क्लियर, मॉल मैंने 1 लिया और ये 0 0 है, और बोलो यहाँ पर मॉल 8 इक्विलिब्रियम की बात करें और मैंने कहा ये BOH है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, एल्फा। क्लियर, तो हमें पता है इनिशियल मॉल 1 है तो डिसोसिएट मॉल भी एल्फा हो जाएगा, तो 1 माइनस एल्फा, एल्फा और एल्फा। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ बोलो कॉन्सेंट्रेशन 8 इक्विलिब्रियम, तो हमें पता है ये 1 माइनस एल्फा डिवाइड बाई वी, एल्फा डिवाइड बाई वी, एल्फा डिवाइड बाई वी, और हम जानते हैं कि C और V क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम चाहकर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C 1 माइनस एल्फा, C एल्फा और C एल्फा। और वही अभी हमने बताया आरएनएस लॉ में कि हम बिंदास आयनिक इक्विलिब्रियम में बोलो क्या कर सकते हैं, लो मास एक्शन लगा सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर,
ओके, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दूँ, सी एल्फा C1 माइनस एल्फा कट हो गया, वही C एल्फा स्क्वायर मैंने के लिए डायरेक्ट लिख दिया था और यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया। बोलो क्लियर? वही कंडीशन, इफ एल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1, देन के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C एल्फा स्क्वायर। दोस्तों ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि के बी बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। ओके, तो हमने के और के बी के बारे में देख लिया, अब हम के डब्ल्यू के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, के डब्ल्यू। के डब्ल्यू का मतलब होता है आयनिक, ओके, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर, जल का आयनिक गुणनफल, क्लियर, आयनिक गुणनफल। क्या लिखा मैंने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए के डब्ल्यू एक्चुअली H2O इजिकल टू क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। जब हम इसका भी करते हैं H प्लस और OH माइनस, क्लियर, और H2O, तो आपको मैंने कहा K इंटू H2O, क्लियर, ओके। तो H प्लस और OH माइनस, और इसी को कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, क्लियर, जो कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, क्लियर, तो आपको मैंने कहा H प्लस, ओके, इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 मॉल पर लीटर, ऐसा होता है वैल्यू जो आरएनएस एक पर्सन हुआ है उसने बताया है, क्लियर। तो इसका मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मैंने कहा यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻7, ओके, मल्टीप्लाई 1 इंटू 10⁻⁻7, तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 10⁻⁻14। एक्चुअली यही वैल्यू आपको सब न्यूमेरिकल में करना है, बट मैंने कहा आपको 890 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बोलो क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो आपका के डब्ल्यू की वैल्यू आपको 10⁻⁻12 यूज करना है। ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर स्पेशल नोट बता रहा हूँ, क्लियर। स्पेशल नोट में क्या कि अभी तक जो हमने पढ़ा, चाहे एल्फा पढ़ा, के पढ़ा, के बी पढ़ा, के डब्ल्यू पढ़ा, सबके बारे में बता रहा हूँ। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बोलो क्लियर, तो क्या क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एल्फा इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इंक्रीज होना ही है। एल्फा इंक्रीज होने से के भी इंक्रीज होगा, के बी भी इंक्रीज होगा और के डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन आपका जो पी के है वो डिक्रीज होगा, बोलो पी के भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पी के डब्ल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर। बिकॉज अगर मैं आज पी के करता हूँ तो इसका फॉर्मूला माइनस लॉग के, ये माइनस ये कहता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, बोलो क्लियर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में इनमें से कोई भी केमिकल क्वांटिटी आपको पूछे कि कौन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, कौन घटता है, तो पता चल गया होगा। इसी तरह से आपको अगर पूछे यूनिट ऑफ के डब्ल्यू, जो कि एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको पता है के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। ये क्या होता है, मोल पर लीटर, और ये भी क्या होता है, मोल पर लीटर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर इंटू लीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपको तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, वर्ल्ड ऑफ के डब्ल्यू, यानी के डब्ल्यू की दुनिया बताना चाह रहा हूँ। के डब्ल्यू की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, जैसे हम जनरली क्या होता है, के डब्ल्यू का मतलब H प्लस और OH माइनस समझते हैं, क्लियर, ओके। बट हमें पता है कि यहाँ पर H2O और H प्लस, क्लियर, ये मिल कर के H3O प्लस बनाते हैं, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है H प्लस, ओके, और OH माइनस ये भी इक्वल होते हैं। तो के डब्ल्यू के कितने फॉर्मूले पॉसिबल है, यहाँ पर H2O की H3O प्लस भी लिख सकता हूँ,
और OH माइनस, ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा आपको मैं बोलो H3O प्लस का स्क्वायर भी कर दूँ तो भी पॉसिबल है। ओके, मैं यहाँ पर KW इजिकल टू H प्लस स्क्वायर कर दूँ तो भी पॉसिबल है। क्लियर? ओके, बोलो यहाँ पर KW इजिकल टू OH माइनस कर दूँ तो भी पॉसिबल है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट ऑफ से सेम है। यानी ये सारे KW की दुनिया मैंने आपको बताई। अब क्या होता है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्चुअली 10 की पावर 12 क्यों यूज करते हैं, तो मैंने कहा 825 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो वैल्यू ऑफ KW होती है वो 1 इंटू 10 की पावर -14 होती है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो KW की वैल्यू जो होती है वो 5 इंटू 10 की पावर -14 होती है। 890 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, KW की वैल्यू बढ़ करके 100 गुना हो जाती है। 100 इंटू 10 की पावर -14, तो अब 100 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10 की पावर -12 यूज करते हैं। आई होप आपको KB और KW का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये सब बेसिक बातें सीखनी पड़ती हैं। अब आपको मुझे बोलो, आपको मैंने कहा कि मुझे आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाने हैं जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम की जान है, जिसमें एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट है, एक हमारा बफर सॉल्यूशन है, एक हमारा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और एक बोलो pH है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं हम, बोलो। मैंने कहा सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर? मैंने कहा लवणों का जल अपघटन। क्लियर? लवणों का जल अपघटन। हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और जब सॉल्ट की वापस वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड और बेस बनता है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम किसी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बोलो, हमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना है। एक KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KW, K और KB इनमें रिलेशन, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट के सॉल्यूशन की। तो पहला निकालना सीखते हैं। मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस ओके कांस्टेंट। तो जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है जल अपघटन स्थिरांक। क्लियर? जल अपघटन स्थिरांक की बात करते हैं, जिसको मैं KH से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो शुरुआत में सबसे पहले हमने देखा AB एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जो कि हमारा, अब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करने जा ही रहे हैं तो मैंने कहा 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट्स। क्लियर? एक लवण तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने ये लिया वीक एसिड। क्लियर? ओके, इफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, और जब इसकी रिएक्शन हम H2O से कराएंगे तो आपको पता है ये एसिड और बेस बनेगा। क्लियर? तो ये एसिड कैसा है, वीक, और ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? फिर हम हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं वो 100% टूटते हैं, और सोल्ट तो चाहे किसी भी टाइप का वो 100% टूटता है। तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, मैंने कहा A-B+ और H2O। क्लियर? और ये मैंने कहा A-H+ और BOH। क्लियर? A से एक कट हो गया, और हमने क्या देखा दोस्तों, B+H2O, और मैंने कहा ये H+ और BOH। ये फाइनली हमारी हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन आ चुकी है। बोलो क्लियर? अब इस हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इनिशियल मोल, क्लियर, इनिशियल मोल की बात करें, ये 1 ये 0 0, ओके, मोल मैंने कहा 8 इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है यहाँ पर क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? बोलो, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H होता है। जल अपघटन की मात्रा, जल अपघटन की, ओके, जल अपघटन की मात्रा। बोलो क्लियर? तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 1 - H
H और H, और यहाँ पर अगर मैं कर लूँगा कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो H1 माइनस एच वी, H अपॉन वी, H अपॉन वी। क्लियर? ओके। और C और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए यहाँ C1 माइनस एच, बोलो CH और CH। ओके। हमारा टारगेट है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना, और आयनिक इक्विलिब्रियम में बिंदास हम लो मास एक्शन लगा सकते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन है। तो एक्टिव मास ये बन गया, ओके, प्रोडक्ट का, और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट H प्लस का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए लिखेंगे नहीं। जब वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, Cl पा, बोलो CH। ओके, ये क्या है, CH, और ये C1 माइनस एच, C से C कट हो गया, तो KH इजिकल टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर 1 माइनस एच। ओके। अगेन इफ मैं आपसे कहूँ H इज वेरी वेरी लेस देन 1, then 1 minus S almost equal to 1, then KH is equal to CH square। आई होप आपको फर्स्ट रिजल्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशन बिटवीन, मैंने कहा KH, KW और KA, बोलो क्लियर। हमने देखा वीक कंपोनेंट कौन है, बोलो इस बार, बोलो वीक एसिड है। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा कि हमने, बोलो ये, एक मिनट, हम जो पहला ले रहे हैं उसमें हमने एसिड को कर देते स्ट्रॉन्ग और बेस को कर देते वीक, क्योंकि हमने बेस को नहीं तोड़ा है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वही टूटता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बोलो एसिड कर देते हैं, और ये वीक बेस कर देते हैं, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो 100% तोड़ा हमने। ओके। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ये मैंने आपको सारा बताया। आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन, ओके, बिटवीन, मैंने कहा यहाँ KH, KW और वीक कौन है, बेस, तो कौन आएगा, KB। क्लियर? तो KW तो ऑलरेडी हम जानते हैं, H प्लस और OH माइनस। ओके। और हमारा जो KB है यानी वीक बेस है, उसको अभी निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर भी लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास दोनों आ चुके हैं, रिलेशन हमें बनाना है। हमने कहा एक काम करते, KW अपॉन K करके देखते हैं। तो ये क्या है, H प्लस OH माइनस, और यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है, बोलो KB प्लस, ओके, OH माइनस और BOH। तो हमने क्या देखा, ये और ये कट हो गया, तो फाइनली H प्लस BOH और B प्लस, ये किसके बराबर है, बोलो आपका, मैंने कहा ये तो KH के बराबर है। तो इस तरह से हमें रिजल्ट क्या मिला, KH इजिकल टू KW अपॉन K। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम देखें प्रॉपर्टीज, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पर बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बोलो सॉल्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वो अपना बिहेवियर शो करता है। तो पहला हमने देखा, अगर यहाँ पर देखें नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर, विलियन की प्रकृति देखें, क्लियर, विलियन की प्रकृति, क्लियर। तो विलियन की प्रकृति जो है वो बोलो कैसी होगी, एसिडिक, यहाँ से भी पता चल रहा है, और हम इसके हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन को देखते हैं, वहाँ से भी पता चल रहा है, बोलो क्लियर। H प्लस हमेशा एसिडिक नेचर को शो करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर pH ऑफ सॉल्यूशन देखें, तो आप pH ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक है तो लेस देन 7 ही होगा। और इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर देखें, इफेक्ट ऑन, मैंने कहा लिटमस पेपर, क्लियर। अगर लिटमस पेपर पे देखें तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो ब्लू चेंज इन रेड, बोलो क्लियर। ओके, लिटमस पेपर पर प्रभाव, ओके, लिटमस पेपर पर प्रभाव। आई होप आपको, जो मैं आपको एक पहला सॉल्ट था हमारा, जो कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला लिया है, उसके हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, उसकी तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। यही फॉलो हमारी सेकंड में होगी, बोलो क्लियर। ओके, सेकंड के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
बोलो हाइड्रोलाइसिस, क्लियर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ओके। तो सबसे पहले KH निकालेंगे, तो KH के लिए मैंने AB एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसकी वाटर से रिएक्शन कराई, तो आपको मैंने कहा वही A एसिड और बेस बनेगा। यहाँ पर जो ये है वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग मैंने कहा आपको बेस, ओके, सॉल्ट है। तो यहाँ पर ये कौन होगा, वीक एसिड, और ये कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं, तो जो सॉल्ट होता है वो 100% टूटता है, चाहे किसी भी टाइप का हो, और एसिड और बेस में जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वही टूटता है। तो ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, A- और B+ में, ओके, H2O। और यहाँ पर ये वीक है इसलिए टूटेगा नहीं पूरा, ये 100% टूटेगा। तो हमने देखा B+ से B+ कट कर दिया, A-H2O, ओके, और AH और OH-। इस तरह से हमें हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन आ गई, वही सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो है वही आपका CH² 1 - H मिल जाएगा, क्लियर, ओके। जिसको अगर हम करेंगे इफ, बोलो आपका H इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 - H ऑलमोस्ट 1, तो आपका KH इजिकल टू क्या हो जाएगा, CH²। आई होप नो प्रॉब्लम आपको, ओके। इसी तरह से रिलेशन की बात करेंगे, तो आपको मैंने कहा रिलेशन बिटवीन, ओके, KH KW, और इस बार V कंपोनेंट एसिड है तो K आ जाएगा, पहले की तरह KH इजिकल टू KW अपॉन K आ जाएगा। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको मैंने कहा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वही अपना बिहेवियर शो करता है, इसका मतलब नेचर, ओके, ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, बोलो आपका बेसिक, ओके। अगर विलियन की प्रकृति की बात करें, विलियन की प्रकृति। और इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर pH ऑफ सॉल्यूशन की, तो वो क्या होगा, 7 से ज़्यादा। और इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो रेड को किस में चेंज किया जाएगा, ब्लू में, क्लियर। तो आई होप आपको सेकंड में समझ में आया होगा। 4 तरह के सॉल्ट होते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। अब हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, ओके, ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मैं आपको प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस आएगा तो आप हर टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्लियर। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे तो दिमाग कम काम करेगा आपका, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ A और B है, इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो AH और BOH- बनेगा, BOH। और इस बार मैंने कहा कि ये A- और B+, क्योंकि ये मेरा वीक एसिड और वीक बेस से बनकर बना सॉल्ट है। लवण तो चाहे कैसा भी हो 100% ही टूटता है, लेकिन इस बार ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, इसलिए ये टूटेंगे नहीं 100%, इसलिए ये ऐसे ही रहेंगे। अगेन वही प्रोसेस चालू करें, इनिशियल, ओके, मोल की बात करें, प्रारंभ में 1100, मैंने कहा यहाँ पर मोल एट इक्विलिब्रियम, तो आपको वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H है तो 1 - H, H और H। और यहाँ पर अगर वही कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 - C 1 - H, C1 - H और CH और CH। और वही हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला बनाते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। तो इस बार हम क्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि ये CH इंटू CH, और मैंने कहा C1 - H, C1 - H, बोलो क्लियर। तो C आपस में कट हो जाता है। तो वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस जो कांस्टेंट है, मैंने कहा आपको, ओके, वो इस तरह का फॉर्मूला मिलता है। और अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ H इज़ वेरी वेरी लेस देन, ओके, H इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 - H ऑलमोस्ट 1, देन KH इजिकल टू क्या हो जाता है, बोलो H²। यानी आपको क्या पता चला कि वीक एसिड वीक बेस का जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि दोनों में कर रहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद अगर हम
बोलो आपका रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन, मैंने कहा आपको के एच के डब्ल्यू, और इस बार दोनों वीक है तो दोनों आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम पहले कर रहे थे। बोलो एक आ रहा था तो एक को डिवाइड कर रहे थे, इस बार दोनों आ जाएंगे, के इंटू के बी। बोलो क्लियर? ओके। यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले के एच हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बताया, उसके बाद रिलेशन बताया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो क्या होता है कि अगर आपको मैंने कहा वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि कंडीशन नहीं दी जाए, क्योंकि इस बार दोनों वीक है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। एक आपको मैंने कहा इफ के इज ग्रेटर देन के बी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ही आप श्योर कह सकते हो कि क्या प्रॉपर्टीज होगी। के से बोलो ज़्यादा क्या हो, के बी, और मैंने कहा तीसरा क्या हो, इफ बोलो के बराबर के बी। इनमें से कोई भी कंडीशन दे दे फिर तो हम फटाफट बिंदास बता सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखे, सबसे पहला मैंने लिखा नेचर ओके ऑफ सॉल्यूशन। अगर विलियन की प्रकृति देखें, विलियन की प्रकृति, तो जब आपका दोनों ही वीक है और ये हमें कह रहा है कि एसिड जो है वो बेस से ज़्यादा टूटता है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन में H+ ज़्यादा होंगे, तो आपका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ओके, इधर क्या होगा, बेसिक, और दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल। क्लियर? उसके बाद अगर आपको pH ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आपको पता है यहाँ पर बोलो ये क्या होगा, लेस देन 7, ये ग्रेटर देन 7, और ये इक्वल टू 7। उसके बाद इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर देखें, इफेक्ट क्लियर ऑन लिटमस पेपर, क्लियर ओके। लिटमस पेपर पर प्रभाव देखें तो यहाँ पर तो क्या होगा, ब्लू चेंज इन रेड, बोलो यहाँ रेड चेंज इन ब्लू, और यहाँ पर नो चेंज, कोई बोलो चेंज नहीं आएगा। इस तरह से आपको वीक एसिड वीक बेस का भी मैंने बता दिया। और नंबर 4 हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस ओके ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। अब एक ही बचा है, तो जब ए और बी है वही प्रोसेस H2 से रिएक्शन कराई और AH और BOH बनाया। मैंने कहा यहाँ पर ये A- और B+ में टूटा, क्योंकि ये बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट था। सॉल्ट चाहे कैसा भी 100% टूटता है। इस बार ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट भी 100% टूटते हैं। तो A-H+ और B+OH-। तो हमने क्या देखा, B से कट हो गया, A से कट हो गया, तो हमने देखा ये तो वाटर वाटर ही रहा। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा टाइप का सॉल्ट होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। बोलो क्लियर, नो हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जाम में पूछा जाता है किन लवणों का जल अपघटन नहीं होता है, तो हमेशा पता होना चाहिए किसका नहीं होता है। बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। दोस्तों मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट बोलो चारों के चारों का प्रोसेसर उसका सब कुछ बता दिया। अगर आपको इसमें जब हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है तो रिलेशन तो कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, क्लियर ओके ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, बोलो आपका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल ओके। पीएच कैसी होगी, बोलो 7, और नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, क्लियर ओके। लिटमस पेपर पे क्या होगा, नो चेंज, क्लियर। तो आई होप आपको मैंने जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ क्लियर वो समझ में आया होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, जो मैंने लॉजिक बताया उससे हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन बना सकते हैं हम। कभी भी KH और H में रिलेशन निकाल सकते हैं, हब KH KW K या KB में रिलेशन बता सकते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ आपको मैंने कहा सॉल्ट की भी बता सकते हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि NH4Cl ओके, बोलो लवण विलियन, क्लियर ओके, की प्रकृति होती है ओके। क्या पूछते हैं आपको, नेचर ओके ऑफ मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर ऑफ NH4 ओके Cl, ठीक है। और उसकी मर्जी सॉल्ट लिखे या नहीं लिखे,
आपको ऑप्शन में एसिडिक मिलेगा, क्लियर, ओके, बेसिक मिलेगा, मैंने कहा यहाँ पर न्यूट्रल मिलेगा और ऑल आर पॉसिबल मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा अमोनियम क्लोराइड है तो वीक है बोलो बेस और स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो आपका स्ट्रॉन्ग अपना बिहेवियर शो करेगा और एसिडिक होगा। दोस्तों आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, जो हमने हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट सीखा है उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बफर सॉल्यूशन, क्लियर, बफर विलियन, क्लियर, ओके। बफर विलियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड हर एग्जाम के अंदर। तो आपको मैं यहाँ पर बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बफर विलियन वो विलियन होता है जिसको किसी भी विलियन के अंदर डाल दो तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। जनरली आपने देखा होगा कि हम घर पे कोई भी जूस बनाते हैं और अगर हमने थोड़ी देर उसको इंटेक नहीं किया है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। लेकिन यही हर मौसम आम माजा जो होती है या ऐसा कोई भी शरबत, ऐसा कोई भी पैक्ड जूस जो आपका मार्केट में आता है जिसके अंदर आप देखोगे कि उसकी बोलो मैन्युफैक्चरिंग उसका 1 महीने 15 दिन पहले है लेकिन उसका टेस्ट वही रहता है। अगर आपने आधा पी लिया आधा नेक्स्ट डे पीते तो भी टेस्ट वही रहता है। तो 100% उसके अंदर बफर विलियन मिलाया हुआ है, क्योंकि बफर विलियन कभी किसी की पीएच चेंज होने नहीं देता। यहाँ तक कि हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच 7.4 हमेशा रहती है। उसका कारण भी हमारे ब्लड में नेचुरल बोलो आपका बाइकार्बोनेट आयन और H2CO3 का एक बफर का विलियन का बनना ही होता है, क्लियर। तो अब हम बफर विलियन पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा वह, ओके, बोलो जो किसी विलियन, क्लियर, किसी विलियन की पीएच में परिवर्तन, क्लियर, ओके, का विरोध, क्लियर, विरोध करता हो, क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं, बफर विलियन, क्लियर। अब क्या होता है यहाँ पर देखें टाइप्स, क्लियर। तो बफर विलियन 3 तरह के होते हैं। बोलो एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बोलो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ओके, बफर सॉल्यूशन। एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है नॉर्मल बफर सॉल्यूशन, क्लियर, ओके। अम्लीय बफर विलियन, क्षारीय बफर विलियन और साधारण बफर विलियन। अब एग्जाम में आता है पहचान, बोलो क्लियर। तो एक को अगर हम पढ़ लेंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे। अगर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्लियर, ओके, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अम्लीय बफर विलियन के अंदर 3 कंडीशंस होती है। जनरली किताबों में एक ही कंडीशन दे रखी होती है, लेकिन तीनों कंडीशन को जान लोगे तो आपको पहचानना और बेटर हो जाएगा, क्लियर। जैसे पहला कंडीशन क्या है कि जब भी हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन को देखते हैं तो उसमें वीक एसिड होना चाहिए और उसी वीक एसिड, क्लियर, का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लवण, क्लियर, बोलो का मिश्रण होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये मैंने ये एसिटिक एसिड लिया और ये सोडियम एसीटेट लिया तो हम क्या देखते हैं, ये बिल्कुल एसिडिक बफर सॉल्यूशन है क्योंकि ये वीक एसिड है और ये उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट भी है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा ये HCl है और ये NaCl है तो ये बफर सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो कभी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर हमने सपोज दैट CH3COH लिया और HCO बोलो Na लिया, क्या ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है? तो आप कहोगे ये भी नहीं है क्योंकि ये वीक एसिड लिया, ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बोलो आपका सॉल्ट भी है लेकिन वीक एसिड बोलो ये सॉल्ट में ये वाला कंटेंट इसका नहीं है, बोलो क्लियर। पहली शर्त समझ में आई होगी, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक और शर्त पता होनी चाहिए, वीक एसिड, ओके, प्लस उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट, क्लियर, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने कहा सॉल्ट मिश्रण, क्लियर। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमने पहली शर्त कोई और अच्छा क्लियरिटी से देख रहे हैं, अगर मैंने लिखा H2CO3 और मैंने लिखा यहाँ पर Na2CO3 तो अगर हम पहली शर्त को देखें कि वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बोलो मैंने कहा सॉल्ट होना चाहिए,
लेकिन ये बफर सॉल्यूशन नहीं है एसिडिक। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है। अगर इसकी जगह H2CO3 और NaHCO3 दे रखा होता तो वो बफर सॉल्यूशन होता है। यानी आपको क्या देखना है कि वीक एसिड भी होना चाहिए और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट भी होना चाहिए, लेकिन सॉल्ट के अंदर जो वीक एसिड का पार्ट है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेट नहीं हुआ तो सब कुछ होते हुए भी वो बफर विलयन नहीं होगा। ओके। और तीसरी कंडीशन जिसको मेरी नज़रों में मेन कंडीशन है कि भाई आज बफर सॉल्यूशन है, बोलो सोल्ट तो नेचुरल होते नहीं है, आपको एसिड और बेस को मिलाकर बनाया जाता है। तो अगर ये वीक एसिड है, ओके, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका N1V1 है, इसका N2V2 है, दोनों कंटेनर में। अगर मैं आपको ये वाला ज़्यादा ले लूँगा तो डेफिनेटली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का मिश्रण मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ तो जितना ये है उतना तो ये आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट बना देंगे और रिमेनिंग बच जाएगा वो वीक एसिड रह जाएगा। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब कभी कभी हमें लगता है कि जो बफर है वो किसी की विलयन की पीएच को चेंज कैसे नहीं करने देता है, तो मैं मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। क्लियर? ओके। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर? एसिडिक बफर ओके सॉल्यूशन। मैंने कहा यहाँ पर अम्लीय बफर विलयन। क्लियर? बफर विलयन ओके की क्रियाविधि। जब हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन की क्रियाविधि देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ये कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड था जिसकी पीएच मुझे चेंज नहीं होने देनी है, तो मैंने इसमें एक बफर सॉल्यूशन मिलाया। सपोज दैट CH3COH और CH3CONA मिलाया। ओके, ये एज ए बफर सॉल्यूशन मिलाया। तो ये श्योर है कि जैसे ही ये इसमें मिलाऊंगा तो यहाँ पर इसके अंदर क्या रहेगा, बोलो ये तो वी कंपोनेंट है और ये सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा 100% टूटता है। ये सब कुछ किसके अंदर रहेगा, इस सॉल्यूशन में रहेगा। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि वास्तव में बफर मिलाने के बाद पीएच चेंज होती कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार केस फर्स्ट के अंदर बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली किसी इस विलयन के अंदर किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए तो पीएच को डाउनलोड कर देता है और स्ट्रॉन्ग बेस को डाला जाए तो पीएच अप कर देता है। तो आपको मैंने कहा केस फर्स्ट में क्या बता रहा हूं, यदि बोलो विलयन में HCl ओके ऐड किया जाए तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही हम HCl डालेंगे तो आपको ये तो श्योर है कि HCl बोलो पीएच को क्या करता है, डाउन। कैसे करता है, अपने H+ आयन की वजह से। तो जैसे ही हमने HCl डाला तो ये जो आयन है, बोलो क्लियर, ये क्या करेगा, इस H+ को रहने ही नहीं देगा, इसको कैप्चर करके CH3COH में बदल देगा जो ऑलरेडी है। तो इस तरह से जब H+ का वजूद ही नहीं रहा तो वो पीएच चेंज करेगा ही नहीं। क्लियर? ओके। इसी तरह से अगर हम एक बार क्या करें यहाँ पर, ओके, यदि मैंने कहा विलयन में ओके में बोलो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर बोलो किया जाए। क्लियर? तो अगेन ये पीएच को अप करने का नेचर रखता है। उसका रीजन है कि जैसे ही मैं मिलाऊंगा ये तुरंत किस में बदल जाएगा, बोलो Na+ और OH-। अब पीएच को अप करता कौन है, OH-। इस OH- को देखते ही ये जो एसिटिक एसिड है वो आएगा और यहाँ पर CH3CO- बना देगा और H2 में बदल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में बफर मिलाने से क्या होता है कि वो उसकी पीएच को इसलिए चेंज नहीं करने देता है क्योंकि वो उस H+ हो या OH- को कैप्चर कर लेता है। जब हमने मैकेनिज्म देखी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि बफर सॉल्यूशन के अंदर हमेशा काम वीक एसिड या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट ही करता है। जैसे यहाँ काम कौन कर रहा है, एक बार ये कर रहा है और एक बार ये कर रहा है, ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट है। इसीलिए बफर के लिए बोलो बफर तभी बनता है जब वीक कंपोनेंट एंड इट्स कॉन्जुगेट ये दोनों का मिश्रण हो। क्लियर? ये जो आयन होते हैं इनको द्रशक आयन कहते हैं, विजिटर आयन कहते हैं। क्लियर? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजिटर आयन कौन होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आए हुए कंटेन होते हैं वो विजिटर आयन होते हैं। क्लियर?
तो आपको अगर एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आपको डेफिनेटली बाकी समझ में आ ही जाएंगे। तो दूसरा मैंने कहा कौन सा है, बोलो मेरा बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर, बेसिक बफर ओके सॉल्यूशन। मैंने कहा यहाँ पर सारिये बफर विलियन। क्लियर ओके, सारिये बफर विलियन की बात करें तो पहचान में वही पहली कंडीशन क्या है, वीक बेस, और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का क्या होना चाहिए, मिक्सचर। बोलो क्लियर ओके। एग्जाम्पल देखे तो मैंने कहा NH4Cl ओके, मैंने कहा NH4OH प्लस NH4Cl। आज आपसे कोई पूछे क्या ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, बिल्कुल है, वीक बेस है, उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बोलो आपका सॉल्ट भी है। यहाँ पर मैंने कहा KOH प्लस KCl, ये नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो आगे हमें देखना ही नहीं है। क्लियर ओके। तो अब इसी तरह से मैंने कहा वीक बेस ओके प्लस उसी वीक बेस के कॉन्जुगेट। क्लियर ओके, बोलो का स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो आपके साथ मैंने कहा सॉल्ट। क्लियर का क्या होना चाहिए, मिक्सचर। बोलो क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने कहा वीक बेस, वीक बेस की बात करें तो यहाँ पर सपोजेड मैंने लिखा MgOH होल क्वाइस 2। क्लियर ओके, और प्लस आपको मैं MgCl2 दे दूँ तो देखो वीक बेस भी है, उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का मिश्रण भी है, फिर भी ये बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा, इसीलिए सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ। बोलो क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं है। अगर ये वीक बेस लूँ और MgOHCl लेता हूँ तो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। बफर विलियन के लिए अभी मैंने मैकेनिज्म बताई थी कि रोल किसका है, वीक कंपोनेंट और उसके कॉन्जुगेट का। अगर वीक कंपोनेंट है उसका कॉन्जुगेट नहीं है तो बफर का तरह काम नहीं करेगा। ओके, तो और उसके बाद तीसरी कंडीशन तो आप जानते ही हो। क्लियर, जिसको मैं मेन कंडीशन बोलता हूं, अगर ये वीक बेस लिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, इसका N1V1 इसका N2V2 अगर ये ज़्यादा होगा तो ही तो हमारा बफर विलियन बन पाएगा। तभी तो बोलो क्या बन पाएगा कि इन दोनों के रिएक्शन से एक तो वीक बोलो बेस प्लस उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होगा, सॉल्ट का मिश्रण। आई होप आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। बेसिकली ऑफिशियली दो ही सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक और बेसिक, लेकिन हमें थोड़ा सा नॉर्मल बफर सॉल्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। नॉर्मल बफर सॉल्यूशन। क्लियर ओके, ये किसको कहते हैं, साधारण बफर विलियन। साधारण ओके बफर विलियन। जब हम साधारण बफर विलियन की बात करते हैं तो आपको मैंने कहा वीक एसिड और उसी वीक एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट का क्या होना चाहिए, मिश्रण। क्लियर, जैसे मैंने CH3COH और CH3CONH4, तो ये बफर तो होगा लेकिन इसको एसिडिक नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट के मिश्रण है। क्लियर, तो जिसको एसिडिक और बेसिक नहीं कहा जाता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। इसी तरह से वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का क्या होना चाहिए, मिश्रण। जैसे मैंने NH4 बोलो आपका OH लिखा और ये NH4CN करता हूँ, 100% बफर है ये, लेकिन ये बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपको मैंने कहा हमें बफर कहने के लिए बोलो वीक कंपोनेंट उसका कॉन्जुगेट होना जरूरी है। आई होप आपको बफर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बफर की पहचान क्या है, बफर कैसे चेक किया जाता है, बफर कैसे काम करता है। मैंने आपको पूरा बफर के बारे में बताया। अब आ जाते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्लियर, KSP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार लैब में सेकंड ग्रेड इनमें क्वेश्चन आता है। ये KSP का मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी ओके, मैंने कहा प्रोडक्ट ओके कांस्टेंट। क्लियर, विलेयता गुणनफल। बोलो विलेयता, विलेयता गुणन ओके फल। ठीक है, तो KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम इसे हमेशा, क्लियर, हमेशा संतृप्त विलयन में निकाला जाता है, हमेशा संतृप्त विलयन ओके, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने कहा ज्ञात
ओके किया जाता है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। वेरी सिंपल, जैसे आपसे मैं कहूँ कि ये एक मैंने ग्लास ली है, ओके, एक मैंने फिर अगेन एक और ग्लास ली है, और एक मैंने अगेन एक और ग्लास ली है। क्लियर? इस ग्लास के अंदर मैंने इतना सा पानी डाल दिया है, बोलो क्लियर? इसमें भी इतना पानी डाल दिया है, ओके, और इसमें भी इतना पानी डाल दिया है। अब अगर मैं इस ग्लास के अंदर सपोज दैट एक चम्मच में से भी आधा, थोड़ा सा चम्मच, इतना सा ही मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो सॉल्ट NaCl मिला रहा हूँ। क्लियर? ओके। और मैंने कहा इसके अंदर मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग पूरा एक चम्मच मिला रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच, 4, बहुत सारा नमक मिला रहा हूँ। क्लियर? तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर डेफिनेटली ये जो NaCl है वो लोग का आयन कम ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा KSP, बोलो आपका क्या होगा, इसको AB मान लिया, तो A प्लस और B माइनस। क्लियर? ये क्या होता है, आयनों का गुणनफल। ओके, आयनों का, ओके, आयनों का, आयन का क्या है, गुणनफल। और ये क्या है, विलेयता गुणनफल। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा अगर आयनों का गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। क्लियर? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमें लगता है कि KSP इज इक्वल टू आयनों का गुणनफल तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। और यही हमारा मेन काम का है, बोलो क्लियर? सैचुरेटेड, मैंने कहा सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, संतृप्त विलयन। ओके, और ये जिसके अंदर क्या होता है कि बोलो आपका डेफिनेटली यहाँ नमक जमेगा ही जमेगा नीचे, बोलो क्लियर? प्रेसिपिटेट होगा PPT। तो KSP से ज़्यादा जब जब आयनों का गुणनफल होता है, ओके, तब तब बोलो क्या होता है कि बोलो आपका जमता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, अति हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, हाइपर, मैंने कहा सेचुरेटेड, ओके, सॉल्यूशन। और आपको पता होना चाहिए यही क्या होती है, कंडीशन, ओके, बोलो फॉर, मैंने कहा प्रेसिपिटेशन। ओके, अवक्षेपण की शर्त यही होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कभी पूछा जाए प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण कब होता है, तो दोस्तों जब भी आयनों का गुणनफल जो है वो विलेयता गुणनफल से ज़्यादा होता है तो वही कंडीशन किसकी होती है, प्रेसिपिटेशन की होती है। अब हमने कहा कि हम KSP को पढ़ना चाहते हैं, और KSP जो होता है वो हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकाला जाता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर विलेयता गुणनफल KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है वो हमेशा आयनों के गुणनफल के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, बोलो रिलेशन। क्लियर? ओके, बिटवीन, मैंने कहा KSP एंड, बोलो S बोले तो सोलेबिलिटी, विलेयता और विलेयता गुणन में संबंध देखना है। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने, विलेयता जिसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, और विलेयता गुणनफल, क्लियर, जिसको हम KSP से करेंगे। ओके, गुणनफल KSP से में क्या देखना चाहते हैं हम, संबंध। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगेन मैं भी चाहूँ तो आपको फटाफट 4 फॉर्मूले बता सकता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर होशियार हुआ, उसने अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको प्रोसेस आएगा तो ही कर पाओगे। केमिस्ट्री की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर करते हैं। ऑफिशियली 4 ही टाइप के सॉल्ट होते हैं। AB टाइप, बोलो क्लियर? ओके, AB टाइप का मतलब हो गया कि बोलो आपका मोनोवैलेंट हो, मोनोवैलेंट हो, बोलो क्लियर? ओके, NaCl KCl। ओके, बोलो डाइवैलेंट हो, क्लियर? डाइवैलेंट हो, द्विध्रुवीय संयोजी हो, जैसे BaSO4 है, MgSO4 है, क्लियर? ओके, ट्राइवैलेंट, क्लियर? ओके, जैसे मैंने Al, ओके, और यहाँ पर PO4, क्लियर? तो इन सब केस के अंदर ये सब किसके जैसे होंगे, AB टाइप के होंगे। ओके, तो आपको मैंने कहा ये AB टाइप है,
इमेजिन करो, हमने पहले ही मान लिया A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, क्लियर। अदरवाइज ये हमें मिले तो इनमें तो हमें पता है Na प्लस और Cl माइनस। तो आपको मैंने कहा कि मैं यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ, KSP का फॉर्मूला। तो ये बोलो आपका A प्लस और B माइनस। तो आपको मैंने कहा हमें 100% ही टूटेगा, बोलो क्लियर। तो इसकी S और इसकी S और KSP हमेशा बोलो किस में निकाला जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ये किसके इक्वल होता है, आयनों के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसकी ये बोलो सोलिबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, मोलरिटी में कॉन्सेंट्रेशन को सोलिबिलिटी कहते हैं। तो S और S, तो इस केस के अंदर KSP इजिकल टू क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, क्लियर। या S इजिकल टू क्या हो जाएगा, KSP की पावर 1/2, ओके। अगर यही केस मैंने कहा A2B या AB2 टाइप का हो, क्लियर, तो रिजल्ट आपका जो आएगा, बोलो A2B की बात करूं तो मैंने कहा ये आपका MgCl, बोलो क्लियर। यहाँ पर Na2SO4 हो गया, बोलो क्लियर। और AB2 टाइप की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल में MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, एटसेट्रा, बोलो क्लियर। तो इन केस के अंदर रिजल्ट सेम आएगा। किसी एक का बता देता हूँ, A2B ये कैसे टूटेगा, 2A प्लस और B माइनस 2, ओके। ये 2S और ये माना S। तो हमने देखा KSP कैसे बनाते हैं, तो KSP हमेशा आयनों के गुणनफल के बराबर होता है और मोल हमेशा पावर बनती है। तो मैंने ये बना दिया, यहाँ पर ये 2S का क्या होगा, स्क्वायर, और ये S, तो इस तरह से 4S, बोलो क्लियर, स्क्वायर इंटू S, यानी KSP का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, ओके, बोलो 4S क्यूब, क्लियर। तो इधर भी सेम यही आएगा। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो आपको मैंने कहा AB3 या बोलो A3B टाइप, क्लियर। किसी का भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, KSP इजिकल टू 27S4 आएगा। कैसे आया सेकेंडों में बता सकता हूँ। किसी एक AB3 है, बोलो AlCl3 लिख दिया। AB3 को मैं तोड़ूंगा तो मैंने देखा ये A+3 और 3 मैंने कहा B माइनस, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर S और ये 3S, अगर यहाँ पर मैं करूँगा तो ये A+3, ओके, और B माइनस की पावर 3 यहाँ पर रखूँगा तो S और यहाँ पर ये 3S का क्यूब, तो अल्टीमेटली S और ये 27S3, तो बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है और ये रिजल्ट जो मैंने ऊपर लिखा है वही आ गया। रिजल्ट निकालना आना चाहिए क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर बड़े बड़े अच्छे एग्जामों में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर, ओके। कैसे मैं अभी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा A2B3, क्लियर, या A3B2 टाइप, क्लियर, ओके। तो इस केस के अंदर जो KSP आएगा वो 108S की पावर 5 आएगा, बोलो क्लियर, ओके। एक मैं करके बता देता हूँ, A2B3, क्लियर, यानी Al2SO4 होल क्वाइस 3, क्लियर। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मुझे पता है कि ये आपका 2A+3 और मैंने कहा आपको ये 3B-2, स्टोइकियोमेट्री कहती है इसका 2 मोल तो इसका 3 मोल, क्योंकि सॉल्ट हमेशा 100% टूटता है। तो आपका यहाँ पर A+3 स्क्वायर और B-2 का क्यूब, यहाँ पर करेंगे 2S का स्क्वायर और मैंने कहा 3S का क्यूब, तो ये 4 बोलो S स्क्वायर हो जाएगा और ये 27S क्यू हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 की पावर S5 हो जाएगा। 90% 95% जो मैंने 4 केस बताए वही आते हैं। तो वो तो आपको बच्चे को याद रहता है कि अगर AB केस हो तो KSP S स्क्वायर के इक्वल होता है, A2B या AB2 केस हो तो KSP 4SQ के इक्वल होता है, A2B A3B या AB3 होता है तो KSP 27S की पावर 4 होता है, A2B3 केस का टाइप हो तो KSP 108 की पावर S की पावर 5 होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इस तरह से पूछ लिया, जो कि पूछा गया है लैब असिस्टेंट में, बोलो आपको पूछ लिया AB4, क्लियर, बोलो के लिए बोलो KSP का सूत्र, क्लियर, ओके होगा। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपको करना आता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मुझे बोलो 3-4 केस किए A+4 और बोलो आपको 4B-, क्लियर, ओके, यहाँ पर माइनस, क्लियर, 1, ठीक है।
तो आपको मैंने कहा कि ये S तो ये क्या हुआ 4S, और KSP का फॉर्मूला क्या बनता है A + 4 और B माइनस का पावर 4। यहाँ लिखोगे S और यहाँ पर लिखोगे 4S का 4। क्लियर? ओके, आपको पता है 4 16, देन आप यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बोलो क्या हो गया। मैंने कहा ये 16 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, तो यहाँ पर बोलो 256। क्लियर? तो 2 मैंने कहा आपका 56 S4, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 256 S5 आएगा। तो आपको मैंने क्या कहा, जब भी ये क्वेश्चन आया एग्जाम में 108 की पावर 5, ओके, 256 S की पावर बोलो 5, ओके, बोलो 612 S की पावर 5, ओके, और 1028 S की पावर 5। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने डिटेल से स्टडी की हो। क्लियर? या उन टीचर से पढ़ा हो जिनको वास्तव में कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हो। अदरवाइज ऊपर से स्टडी करने पर क्या होता है, अप्लाइड क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते। और अब जो आपके आज के टाइम में एग्जाम पैटर्न हो गया है वो डिटेल से और कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करने में ही बोलो आपके आंसर आएंगे। क्लियर? तो आई होप आपको मैंने बोलो KSP का लॉजिक बताया। इसी में एक आपका कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? ओके, सम आयन प्रभाव। क्लियर? सम आयन प्रभाव। क्लियर? ओके, क्या देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, उससे एक आयन मिलता हुआ कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला जाता है तो उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? मैंने कहा बोलो आपको एग्जाम्पल से समझाता रहता हूँ। जैसे मैंने कहा ये NaCl है। क्लियर? ओके, तो Na+ और Cl-, अगर मैं इसके अंदर सपोजेड KCl मिला देता हूँ, क्लियर, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों सेम हो गए, तो इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब होगा क्या कि KSP ओनली और ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बोलो आपका इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो क्या होता है कि अगर मैंने कहा इसको मिलाने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, और ये मैंने मिलाया C कॉन्सेंट्रेशन में मिलाया, तो अब क्या होता है कि अगर आप KSP का फॉर्मूला बनाओगे तो डेफिनेटली आप Na+ और Cl- यही करोगे, क्योंकि एक्चुअली तो सॉल्यूशन यही था। बोलो ये तो हमने ऐड किया है। बोलो क्लियर? ओके, कॉमन आयन को। क्लियर? तो KSP = क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे तो S'। क्लियर? और यहाँ पर लिखोगे S', बोलो C। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो S' का स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई, मैंने कहा प्लस, ओके, S'. अब क्या होता है, एक लॉजिक है कि जब भी ऐसा करते हैं तो जो हायर पावर होती है S की उसको हटा देते हैं। तो हमने देखा KSP = क्या होता है S', तो S' क्या हो गया KSP/C, यानी जितना हम ये ऐड करेंगे उतनी सोलिबिलिटी घटेगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉमन आयन इफेक्ट मिलाने से सोलिबिलिटी बोलो सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की बढ़ती है घटती है? तो घटती है। मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूव करके भी बता दिया है। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। मैंने आपको जो हमारा जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर 4 कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, वो चारों कॉन्सेप्ट में से 3 कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारी बेसिक बातें बताई जिनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका एसिड के क्लासिफिकेशन हो, बेस के क्लासिफिकेशन हो, या आपके सोल्ट के क्लासिफिकेशन हो। ओके, उसके साथ साथ मैंने KB और KW उनमें बोलो उनके बारे में बेसिक बातें बताई, जिससे हमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट को स्टडी करने में बोलो, उसके बाद हमें बफर के सॉल्यूशन की स्टडी करने में और हमें KSP का स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं आई। आई होप आपको यहाँ तक ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट समझ में आया होगा। ओके, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताएं ज़रूर मुझे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको एक साथ क्लियर कर दूं। और उसके बाद एक मेरा वीडियो आपका pH, क्योंकि pH अपने आप में एक चैप्टर होता है, तो pH का भी मैं आपको ज़रूर
दे दूंगा, जिससे कि और एक एसिड बेस टाइट्रेशन जिसे अम्ल सार अनुपापन, वो भी अपने आप में एक टॉपिक होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस बोलो आयनिक इक्विलिब्रियम के वन शॉट के अंदर बेसिक प्लस मैंने कोशिश की है आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन और बोलो आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनके सारे लॉजिक क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप इस लेक्चर को देखें और अपने लॉजिक, अपने बोलो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अपने लैब असिस्टेंट या सेकंड ग्रेड या कोई भी एग्जाम जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम आता है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारा डॉक्टर मेहता क्लासेज का जो सिलेक्शन सीरीज का प्रोसेस चल रहा है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, जिससे हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए कर पाए। और कौन कौन से टॉपिक आप सिलेक्शन सीरीज में चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। ओके दोस्तों।